Namaste, good morning students. I am JVN Jyoti Kumawat, Faculty of Education and Methodology. Today I am going to deliver lecture on the nuclear accidents, which is from the course Environmental Science and for the program BSc BEd second semester. So let's start. Nuclear accidents is also called as a परमाणु दुर्घटनाएं, जिसको जानने से पहले हमें आवश्यक है कि न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान रिलीज़ होने वाली एनर्जी है। यह एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूज़न तथा न्यूक्लियर फ्यूज़न के रिएक्शन के दौरान रिलीज़ होती है। और इस एनर्जी तो यह जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज़ हो रही है यह एनवायरमेंटल के लिए सेफ़ तथा क्लीन होती है। लेकिन अगर यह न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होती है और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स सब मिल रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तब यही न्यूक्लियर एनर्जी एक्सीडेंट का रूप ले लेती है। और यह ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए तथा हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होती है। अब कुछ हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। जैसे न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट्स। देखिए न्यूक्लियर टेस्ट में क्या होता है कि कुछ नाभिकीय हादसे जो होते हैं जो कि न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान हो जाते हैं, जिसमें कि मेन रूप से परमाणु विस्फोट होते हैं, जिसके कारण रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो है वो सरफेस पर गिरकर एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। और यही न्यूक्लियर प्लांट और यदि न्यूक्लियर प्लांट जो कि ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ पर कि भूकंप वाले क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सिस्मेटिक वल्नरेबल एरिया कहते हैं इनको हम, वहाँ पर अगर न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड होते हैं तो वो न्यूक्लियर रेडिएशंस को रिलीज़ करते रहते हैं तथा न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे ऐसे क्षेत्रों के अंदर। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट। यहाँ पर इसका मतलब है कि ऐसे ड्रम जिसमें कि रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उन ड्रम को जब हम अंडरग्राउंड में डिस्पोज करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनमें जंग लग जाने की वजह से या फिर मटेरियल ख़राब हो जाने की वजह से वो रेडियो एक्टिव वेस्ट बाहर निकल के आते हैं, जो कि फिर वाटर, लैंड तथा एयर में मिक्स होते जाते हैं और वो फिर बाद में एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट का रूप ले लेते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ह्यूमन लाइफ को और एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाने लगते हैं। इसके अतिरिक्त रेडियो एक्टिव मटेरियल जो एक जगह से दूसरी जगह पर भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तब भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट में हैपन समटाइम्स। अब हम बात करें नेक्स्ट इन दैट यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की क्या मानव पे क्या प्रभाव है। तो मेनली ये डिपेंड करता है कि रेडिएशंस कितनी रेंज में निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए मेनली आप देखने को मिलेगा कि रेडिएशंस के रिलीज़ होने से केमिकल बॉन्ड जो डीएनए का है वो अफेक्ट होता है। तो हमारी सेल में जो डीएनए है उसका केमिकल बॉन्ड टूट जाती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। देन अगर रेंज 100 से 250 रेट्स के बीच में है तो फिर ये वॉमिटिंग, हेयर लॉस आदि के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि रेडिएशंस की रेंज जो होती है वो 400 to 500 रेट्स के बीच में है तो इससे हमारे जो बोन मैरो है वो अफेक्ट होगा, नेचुरल डिस्टेंस एंड ब्लड को, जो ब्लड का जो कोगुलेशन है, क्लोटिंग है, वो भी इससे प्रभावित होने लगती है। इसके अलावा अगर 10,000 रेट्स के बीच में रेडिएशंस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाती है यदि रेंज 10,000 के तक आ जाती है रेडिएशंस की। तो इस प्रकार के मानव पर प्रभाव देखने को मिलेंगे न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के, न्यूक्लियर रेडिएशंस के। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। न्यूक्लियर होलोकॉस्ट को हम बोलते हैं परमाणु प्रलय। तो ये एक्चुअली जब बायोडाइवर्सिटी को न्यूक्लियर इक्विपमेंट तथा न्यूक्लियर बॉम्ब से नष्ट किया जाता है तो इसे परमाणु प्रलय या फिर न्यूक्लियर होलोकॉस्ट का नाम दिया गया है। और ये अक्सर न्यूक्लियर वॉर, परमाणु युद्ध के समय देखने को मिलता है हमें। अब देखिए इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। तो यहाँ पे कुछ प्रभाव है न्यूक्लियर होलोकॉस्ट के जो कि देखने को मिलता है न्यूक्लियर विंटर के रूप में। न्यूक्लियर विंटर से क्या मतलब है यहाँ पे? न्यूक्लियर विंटर का मतलब यहाँ है जब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर वुड, फॉरेस्ट, प्लास्टिक जलते हैं तो ये लार्ज अमाउंट में ब्लैक सूट को रिलीज़ करते हैं।
जो कि बाद में एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में जाकर ये ब्लैक सूट यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्व करने लगते हैं एब्जॉर्व, और उस यूवी रेडिएशन को धरती पर पहुंचने देते, मतलब अर्थ तक नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हीट नहीं मिल पाती है अर्थ पे जिस ए पर्टिकुलर एरिया में जहाँ हुआ है, और उसकी वजह से वहाँ पर हीट ना मिलने से समर में भी फ्रीजिंग जैसा टेम्परेचर फील होने लगता है, और इसी को यहाँ पर न्यूक्लियर विंटर का नाम दिया गया है। और इस न्यूक्लियर विंटर की वजह से यहाँ पर न ही मतलब वहाँ वर्षा होने के चांस भी नहीं रहते हैं, बारिश भी नहीं हो पाती है, तथा बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ पे कोई क्रॉप भी प्रोड्यूस नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से आप इसके प्रभाव देख सकते हैं। अब ये सबसे जो एग्ज़ाम्पल था होलोकॉस्ट का, जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर युद्ध परमाणु जो युद्ध हुआ था, जो कि चर्नोबिल डिजास्टर, जो चर्नोबिल डिजास्टर और हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो जापान में जो बम गिरा था, उसका हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जहाँ हिरोशिमा और नागासाकी की जो बॉम्ब गिराया गया था परमाणु बम, उसके प्रभाव हमें अभी भी देखने को मिलते हैं वहाँ पर। अब हम बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स की, कि हमें क्या प्रिकॉशंस, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं एक्सीडेंट्स को। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा सूटेबल कुछ हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते समय जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए सारी सिचुएशन को। कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द रेडिएशन लेवल, जो भी रेडिएशन लेवल का जो भी मॉनिटरिंग का काम है वो बहुत ही परफेक्टली कॉन्संट्रेट करते हुए होना चाहिए। वर्क ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और जो भी एटॉमिक एनर्जी का रेगुलेटरी जो प्रोसेस है वो अंडर द बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंडर ही काम हो जाना चाहिए। ये इसके लिए प्रिकॉशंस कुछ ज़रूरी है। नाउ यहाँ पे 2 केस स्टडी हमने की है जो कि बेसिकली इस न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट और न्यूक्लियर एक्सीडेंट में शामिल है। कि पहली जो केस स्टडी थी वो जापान में हुई थी न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट की, जो कि हुई थी 1945 के अंदर। वहाँ पे 2 बॉम्ब जो है गिराए गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर। और जब ये बॉम्ब गिरे थे तो इन बॉम्ब की वजह से गामा रेडिएशंस रिलीज़ हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, और इस रेडिएशंस की वजह से वहाँ पर 100,000 लोग मारे गए थे। अब है इस यहाँ पर दूसरा जो हम बात करते हैं, वो दूसरा सिटी हमारा कौन सा है, यह है आपका चर्नोबिल जो है ये यूएसएसआर का एक पार्ट है, जो कि यूक्रेन में प्रेजेंट है। यूक्रेन में के अंदर है ये चर्नोबिल आपका, ठीक है। यहाँ पर एक डिज़ास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिज़ास्टर, जो कि 26 अप्रैल 1986 को हुआ था यूक्रेन के अंदर। और इसकी वजह से ड्यू टू द पुअर, इसका मेन कारण था कि जो पावर प्लांट था बहुत ही पुअरली डिज़ाइन किया गया था, और ह्यूमन मिस्टेक की वजह से भी वहाँ पर परमाणु हादसा हुआ था, तो इट किल। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक पुअर अनफॉल्टी पावर प्लांट की वजह से वहाँ पर 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो 3.5 मिलियन लोग वहाँ पर अफेक्ट हुए, और 135,000 जो भी अब पीपल है वो डिस्प्लेस हो गए, इधर उधर हो गए। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं बाय सम प्रिकॉशंस, बाय गिविंग एंड बाय टेकिंग सम इन ट्रेनिंग एंड दी परफेक्टली डिज़ाइन पावर प्लांट। ये कुछ मेजर्स है जो कि हमको अपनाने होंगे, जो कि हमें इस जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स उसकी रेट को कम करने में काम आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें यही उपाय करने चाहिए। थैंक यू।